दोस्तों, शक एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज इस दुनिया के बड़ा सा बड़ा डॉक्टर भी नहीं कर सकता है। और कोई भी व्यक्ति अगर एक बार इस शक के घेरे में आ जाए तो फिर वो इतनी आसानी से बाहर भी नहीं निकल पाता है। और जब तक वो होश में आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जिंदगियां भी तबाह हो जाती है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक लड़की हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, बल्कि उसके बाद कई लोग सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, यह घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है जालौन, और इसी जालौन का एक थाना पड़ता है एट थाने के अंतर्गत एक गांव आता है एंधा, और इसी एंधा गांव का रहने वाला मान सिंह अहिरवार। मान सिंह की पत्नी का नाम है सुनीता। मान सिंह के टोटल 6 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटा और 4 बेटियां, जिसमें से 2 बेटा और बेटियों की शादी कर चुका है। 5वें नंबर की बेटी है सीलम और सबसे छोटी बेटी है रोशनी। सीलम और रोशनी जिसकी उम्र है लगभग 21 से 23 साल के आसपास। दरअसल दोनों अपने ही इलाके के एक कॉलेज से बीए की पढ़ाई कर रही है। सीलम जो बीए फाइनल ईयर में है, तो वहीं पे रोशनी बीए सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रही है। बात कर रहा हूँ मैं 17 अप्रैल की सुबह सुबह। दरअसल सीलम और रोशनी के अपने कॉलेज में एग्ज़ाम होता है, इसीलिए उनका भाई श्रीचंद सुबह सुबह कॉलेज में ले जा करके छोड़ के चला आता है। करीब 11 बजे के आसपास जब दोनों का एग्ज़ाम खत्म हो जाता है, सीलम और रोशनी कॉलेज से बाहर निकलती है और पैदल ही अपने घर के तरफ निकल पड़ती है। पर जैसे ही अपने इलाके के कोटरा तिराहे पे पहुंचती है, पीछे से बाइक पे 2 लड़के सवार होकर के आते हैं। इससे पहले कि दोनों बहनें कुछ समझ पाती, पीछे बाइक पे जो लड़का बैठा हुआ था अपने पास से एक तमंचा निकालता है और रोशनी के सर पे सटाकर ट्रिगर दबा देता है, जिसकी वजह से रोशनी की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। हालांकि गोली चलने की आवाज़ जब आसपास के दुकानदारों को मालूम चलता है, देख करके इस प्रकार से डर जाते हैं कि उन लड़कियों को बचाने के बजाय अपनी अपनी दुकान बंद करके वहां से भागना शुरू कर देते हैं। इधर दोनों अपराधी भी इस प्रकार से डर जाते हैं कि जब वहां से भागते हैं आनन फानन में, वह हथियार वहीं पे गिर जाता है। हालांकि यह काम इतनी काफ़ी तेज़ी से होती है कि सीलम को कुछ समझ में नहीं आता है। इस प्रकार से वो डर जाती है कि उसके मुंह से आवाज़ तक भी नहीं निकल पाता है। पर जैसे ही थोड़ी सी होश में आती है, सीलम तुरंत ही फ़ोन उठाकर अपने घर पे कॉल करती है और इस बात की जानकारी परिवार के लोगों को देती है। इधर सीलम के परिवार वालों को जब मालूम चलता है, सब के सब भागते दौड़ते घटनास्थल पे पहुंचते हैं और रोशनी को जब मृत अवस्था में देखते हैं, देख करके चीख चीख करके रोने लगते हैं। साथ ही साथ इस बात की जानकारी पुलिस को देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फौरन अपने टीम के साथ घटनास्थल पे पहुंचती तो है, लेकिन पुलिस जब घटनास्थल पे पहुंचती है उसके बाद से धीरे धीरे लोग भी वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस जब घटनास्थल की मुआयना करती है तो आखिरकार पुलिस को वो हथियार भी मिल जाता है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस पूरे वारदात के बारे में रोशनी के बहन सीलम से पूछताछ करती है। सीलम पुलिस वालों को जवाब देते हैं कि साहब, जिस लड़के ने मेरी बहन के ऊपर गोली चलाया है, दरअसल मैं उसे अच्छी तरीके से जानती हूँ। उसका नाम आतिश अहिरवार है। आतिश जो कि कौंदौरा थाना के चमरेही गांव का रहने वाला है। आतिश के पिता का नाम है अशोक अहिरवार। पुलिस जब दूसरे लड़के के बारे में सीलम से पूछताछ करती है तो सीलम पुलिस को जवाब देती है कि साहब, जो लड़का बाइक चला रहा था मैं उसे नहीं जानती हूँ। पुलिस सीलम के ही तहरीर पे धारा 302 के तहत आतिश के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज करती है और फिर आतिश को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पे जाती है। तो मालूम चलता है कि आतिश अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है। उसके बाद से पुलिस अब आतिश को हर जगहों पर ढूंढना शुरू कर देती है। जब आतिश का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार पुलिस अब अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। पर उसी दिन करीब शाम के 7 बजे के आसपास से खबरी थाने में पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, आतिश सेमई गांव के अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छुप करके बैठा हुआ है। खबरी जैसे ही पुलिस को लोकेशन बता देता है, उसके बाद से पुलिस उसी शाम को सेमई गांव में जाती है और वहां से आतिश को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब आतिश को लेकर के थाने में पहुंचती है, आतिश से रोशनी की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। आतिश भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन आतिश जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद रोशनी के भी माता पिता को अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 3 साल पहले, जब रोशनी अपने ही इलाके से इंटरमीडिएट की पढ़ाई करती है। दरअसल रोशनी की एक मौसी है जिसका नाम है अनीता, जो इसी जमरेही गांव की रहने वाली है। रोशनी जब इंटरमीडिएट की एग्जाम पास कर लेती है, उसके बाद से उसकी मौसी अनीता रोशनी को अपने पास जमरेही गांव में बुला लेती है।
रोशनी जब अपनी मौसी के पास जाती है, कुछ दिन अपने मौसी के ही पास रहती है। दरअसल उसी के पड़ोस का रहने वाला है आतिश, जो अक्सर अनीता के घर भी आते जाते रहता था। चूंकि रोशनी जब अपने मौसी के घर पे रहने लगती है, इसीलिए पड़ोस का रहने वाला आतिश के साथ में उसकी दोस्ती हो जाती है। आतिश और रोशनी के बीच में पहले दोस्ती होती है, लेकिन बातचीत करते करते आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन आतिश और रोशनी के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी रोशनी की मौसी अनीता को कभी नहीं मालूम चलता है। उसके बाद से दोनों को जब भी मौका मिलता है, एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। लेकिन एक दिन आतिश जब रोशनी से मुलाकात करने के लिए उसके मौसी के घर पे जाता है, अनीता घर पे मौजूद नहीं थी। घर के अंदर ही जब दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, उसी वक्त ही अनीता घर में आ जाती है और फिर दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। अनीता जैसी इस तरह की नज़ारा देखती है, दोनों को काफ़ी फटकार लगाती है। साथ ही साथ रोशनी को काफ़ी समझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन बावजूद इसके रोशनी अपनी मौसी की बात नहीं मानती है। मना करने के बावजूद भी रोशनी अक्सर आतिश से फ़ोन पे बातचीत करते ही रहती है। अब इधर अनीता को डर सताने लगता है कि इससे पहले कि रोशनी कोई गलत कदम उठा ले, अनीता रोशनी को उसे घर भेज देती है। रोशनी जब अपने घर पे जाती है, बावजूद इसके आतिश से बातचीत करना बंद नहीं करती है। हालांकि अनीता जब रोशनी को उसके घर पे भेजती है, उसके प्रेम प्रसंग के बारे में रोशनी के माता पिता को कुछ नहीं बताती है। रोशनी जब अपने घर पे जाती है, आतिश से बातचीत करने लगती है। आखिरकार एक दिन बातचीत करते हुए उसकी बड़ी बहन सीलम देख लेती है। सीलम जब इस बारे में रोशनी से पूछताछ करती है, रोशनी अब अपनी सारी सच्चाई बहन को बता देती है। कहती है कि आतिश मुझसे प्यार ही नहीं करता है, बल्कि वो मुझसे शादी भी करना चाहता है। जब ये सारी सच्चाई सीलम को मालूम चलता है, सीलम ये सारी बातें अपने परिवार वालों को बता देती है। हालांकि इस बात की जानकारी जब रोशनी के माता पिता को मालूम चलता है, रोशनी को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब रोशनी आतिश के बगैर रह ही नहीं पाती है। लाख मना करने के बावजूद भी रोशनी आतिश से बातचीत करना बंद नहीं करती है और अपने परिवार वालों से भी जिद करने लगती है कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ आतिश से ही। जब अपने जिद पे उतर जाती है, आखिरकार एक दिन रोशनी का पूरा परिवार एक साथ बैठता है और इस मसले पे बातचीत करता है। मान सिंह भी सोचता है कि इससे पहले कि रोशनी कोई गलत कदम उठा ले, आखिरकार आतिश से शादी करने का फैसला कर लेता है, क्योंकि आतिश भी उन्हीं के जाति बिरादरी का था। और आखिरकार एक दिन मान सिंह अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के आतिश के घर पे जाता है। इस बात की जानकारी जब आतिश के पिता अशोक को मालूम चलता है कि उसका बेटा रोशनी से प्यार करता है, अशोक भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाता है। दोनों का रिश्ता तय तो हो जाता है, लेकिन मान सिंह एक शर्त रख देता है। मान सिंह अशोक से कहता है कि जब तक रोशनी की बीए की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक दोनों की शादी नहीं होगी। अशोक इसके लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन रोशनी और आतिश की जब रिश्ता तय हो जाता है, उसके बाद से अब आतिश रोशनी से मिलने के लिए उसके घर पे भी जाने लगता है। आतिश जब भी रोशनी के घर पे जाता है, उसे अपने साथ लेकर घुमाने के लिए भी लेकर के जाता है। हालांकि रोशनी को जब घुमाने के लिए लेकर के जाता है, तो रोशनी के परिवार वाले उसे मना भी नहीं करते हैं। समय बेहतर तरीके से गुजरता है, लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। इधर रोशनी बीएस सेकेंड ईयर में पहुंच जाती है। लेकिन एक दिन आतिश जब रोशनी के नंबर पर फोन करता है, तो रोशनी का नंबर बिजी बताने लगता है, जिसकी वजह से अब आतिश के दिमाग में शक पैदा हो जाता है। आतिश जब रोशनी से मुलाकात करने के लिए कॉलेज पे जाता है, तो देखता है कि रोशनी जब अपने कॉलेज से बाहर निकलती है, उस वक्त भी फ़ोन पे किसी से हंस हंस करके बातें कर रही थी, जिसे देख करके आतिश को पूरा यकीन हो जाता है कि शायद रोशनी का किसी और के साथ में भी चक्कर चल रहा है। तुरंत ही रोशनी के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम किससे बातें कर रही हो। रोशनी हालांकि आतिश से सब कुछ सच बताती है कि मैं अपनी एक सहेली से बातचीत कर रही हूँ, जो आज कॉलेज नहीं आई थी। लेकिन आतिश इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। दरअसल आतिश अब रोशनी के ऊपर दबाव डालने लगता है कि मुझे सच बताओ कि तुम्हारा मेरे अलावा और किसके साथ में चक्कर चल रहा है। आतिश जैसी ये बातें कहता है, ये सुन करके रोशनी एकदम से गुस्से में आ जाती है। रोशनी अब आतिश को फटकार लगाते हुए कहती है कि तुम्हारे दिमाग में शक पैदा हो चुका है और तुम सनकी हो चुके हो। इसी बात को लेकर के अब दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। बार बार आतिश जब इसी बात को लेकर के रोशनी से झगड़े तकरार करना शुरू कर देता है, अब रोशनी भी एकदम से परेशान रहने लगती है। दरअसल रोशनी ये सोच करके परेशान रहने लगती है कि शादी के बाद ही आतिश की जब ये हाल है, तो शादी के बाद न जाने कैसे ज़िंदगी का गुजारा होगा। इसीलिए जब मायूस रहने लगती है, एक दिन रोशनी की माँ इस बारे में उससे पूछताछ करती है। पर जैसे ही उसकी मायूसी के कारण पूछती है, रोशनी रोते हुए अपनी माँ से सारी सच्चाई बता देती है। दरअसल रोशनी अपनी माँ से कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं आतिश से शादी नहीं करना चाहती हूँ। रोशनी जब अपनी दिल की बात अपनी माँ से कहती है, रोशनी की माँ भी ये सारी बात अपने पति को बताती है। आखिरकार पूरा परिवार फिर से एक बार एक साथ बैठता है और इस मसले पर बातचीत करता है। रोशनी अपने परिवार वालों के सामने साफ साफ कह देती है कि मैं आतिश से शादी नहीं करूँगी। आखिरकार रोशनी के परिवार वाले उसकी बात मान जाते हैं,
एक दिन मान सिंह फिर से आतिश के घर पे जाता है और इस रिश्ते के लिए इनकार कर देता है। लेकिन जैसे ही दोनों का रिश्ता टूट जाता है, आतिश इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। आतिश फिर से एक दिन रोशनी से कॉलेज पे ही मुलाकात करता है और उसे सवाल करता है कि जो हमारा रिश्ता टूटा है ये तुम्हारी मर्जी से टूटा है या फिर तुम्हारे परिवार वालों की मर्जी से टूटा है। इस पर रोशनी भी आतिश को साफ साफ जवाब दे देती है कि मैंने ही इस रिश्ते को तोड़ा है। जब सारी सच्चाई आतिश को मालूम चलता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। रोशनी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद से तुम्हारे ऊपर कभी शक नहीं करूँगा, इस रिश्ते के लिए इनकार मत करो। लेकिन रोशनी अपनी जिद से पीछे ही नहीं हटती है। कहती है कि मैंने जब एक बार इस रिश्ते को तोड़ दिया है तो इस जीवन में मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। रोशनी जब अपना फाइनली फैसला सुना देती है, आतिश भी उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो पाई तो फिर इस दुनिया में किसी और की भी नहीं हो पाएगी। रोशनी भी उसे जवाब देते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे धमकियों से नहीं डरने वाली हूँ। आतिश अपने घर तो चला जाता है लेकिन रोशनी की बेवफाई को नहीं भूल पाता है। आतिश का ही एक ममेरा भाई है जिसका नाम है रोहित। रोहित जो हमीरपुर जिला के धनपुरा गांव का रहने वाला है। दरअसल रोहित और आतिश के बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती होती है। आतिश जब अपने घर पे पहुंचता है, रोशनी को लेकर रोहित से बातचीत करता है। कहता है कि मैं रोशनी के बगैर नहीं रह सकता हूं और वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती है। रोहित से कहता है कि मैं रोशनी को उसकी बेवफाई की सज़ा देना चाहता हूँ। दरअसल मैं रोशनी को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाना चाहता हूँ और इसमें मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ। रोहित भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से दोनों मिलकर के रोशनी को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाते हैं और इसी षड्यंत्र के तहत आतिश सबसे पहले एक तमंचे का इंतजाम करता है। जैसे ही उसे तमंचा मिल जाता है, इधर 17 अप्रैल को सीलम और रोशनी जब एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज में जाती है, करीब 11 बजे के आसपास एग्ज़ाम से छूट करके पैदल ही अपने घर के लिए रवाना होती है और जैसे ही अपने इलाके के कोटरा तिराहे पे पहुंचती है, इधर रोहित अपनी बाइक पे बिठाकर आतिश को लेकर उसे पीछा करना शुरू कर देता है। जैसे ही कोटरा तिराहे पे पहुंचते हैं, इससे पहले कि रोशनी कुछ समझ पाती, आतिश अपने पास से तमंचे को निकालता है और रोशनी के सर में सटाकर गोली चला देता है, जिसकी वजह से रोशनी की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। लेकिन गोली चलाने के बाद इस प्रकार से डर जाते हैं कि डर के मारे जब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जल्दबाजी में वो तमंचा वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद से दोनों मौके से फरार हो जाते हैं। वाकई में आतिश जब यह पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो पुलिस आतिश के तहरीर पे उसका ममेरा भाई रोहित को भी गिरफ्तार करके लाती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद इन पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है मनोज मिश्रा। मनोज मिश्रा जो जिला तामुलपुर असम प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जो नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं ब्रिजभूषण सिंह। ब्रिजभूषण सिंह जो रांची झारखंड प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं जाहिर अहमद। जाहिर अहमद जो बेंगलुरु के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं राजेश कुमार। राजेश कुमार जो कोटा राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।